इमरजेंसीज के ऊपर और कुछ मेडिकल इमरजेंसीज, जनरल मेडिकल इमरजेंसीज के ऊपर होगा। फिर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कृष्णा है और डॉक्टर ऋचा पुरोहित है, फिजियोथेरेपिस्ट मैडम, और डॉक्टर रोहिणी होम्योपैथ कंसल्टेंट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ये भी अपने टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके, सो इन जनरल इमरजेंसीज आती रहती है, सो वेरियस रीजंस की वजह से। और जो मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं सोसाइटी में इमरजेंसीज आती है, भाई कि किसी को मतलब हार्ट अटैक तो नहीं है, दिस कैन बी सडन, और ये मेडिकल इमरजेंसीज हमें इमीडिएटली अटेंड करनी होती है। सो हार्ट अटैक्स काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं दिनों दिन, और इसके पीछे पीछे स्ट्रोक्स मतलब पैरालिसिस वगैरह होता है, लकवा कहते हैं उसको हिंदी में, तो वो भी इसके साथ ही जैसे हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं तो इसके आगे पीछे ये भी बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा और कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं, जैसे फिट्स आ गए किसी को, ओके, और दूसरे हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कोई चलते चलते बेहोश होकर गिर गए। तो हम पहले कहेंगे जो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, घर पे हो, कभी किसी को कुछ चक्कर आने लगे कि हल्का सा आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, ऐसे कुछ कंप्लेन करते कि हल्का सा अंधेरा छा रहा है और डिसबैलेंस हो रहा है, और धीरे धीरे फिर वो बेहोशी की तरफ चले जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और ऐसे मोस्ट कॉमन उसको हम कहते हैं सिंकोप कहते हैं, सिंकोप करके कहते हैं उसको, और वो मोस्टली लो बीपी की वजह से हो जाता है। अगर कोई लंबे समय तक खड़े खड़े काम कर रहा है, या फिर किसी को मतलब बुखार आ गया, बुखार की वजह से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, या फिर लूज मोशंस वगैरह हो गए, तो देयर आर वेरियस रीजंस जिस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। कोई दवाइयाँ ले रहे किसी प्रकार की, उस वजह से भी पानी की कमी थोड़ी शरीर में हो जाती है, या फिर बीपी लो हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली पेशेंट को थोड़े से चक्कर आने लगते हैं, अंधेरा सा, और वहीं पे गिर जाते हैं। तो और वो सांस ले रहे हैं, देखें सबसे पहले ये देखेंगे कि वो सांस ले रहे कि नहीं ले रहे। तो जब भी कोई बेहोश हो जाता है तो हमें देखना होता है कि वो सांस ले रहे कि नहीं ले रहे। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे, उनकी सांस उंगली यहाँ पे रखेंगे, चेस्ट मूवमेंट्स है कि नहीं वो चेक करेंगे। अगर देखेंगे कि ये चीज़ सही है, फिर उसके बाद तीसरा है उनका पल्स। उनके पल्स देखेंगे, हाथ धड़कन पे रख के देखेंगे धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई बेहोश होकर गिर जाए। सब कुछ चल रहा है, सिर्फ बेहोश हो गए हैं तो ठीक है, फिर थोड़ी देर उनको मतलब आराम से फर्श पे लेटा दीजिए, लेटा के उनके पैर जो हैं वो सोफा पे रख दीजिए, या ऐसी कुर्सी लगा के कुर्सी पे रख दीजिए। और ये कोई अगर कुछ नहीं है तो कोई आसपास रहेगा तो उनके पैर ऊपर करें। तो क्या होता है कि अगर कोई खड़ा है काफ़ी लंबे समय तक, या सडनली बैठ के उठ गए और सडनली बीपी ड्रॉप हो जाती है, तो ब्लड जो होता है बॉडी के जो सर्कुलेशन में होता है वो नीचे लोअर लिम्स में पूल हो जाता है कि ऊपर हेड मतलब टॉप ऑफ हेड इज लाइक द टॉप, और ब्लड हैज टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी टू द टॉप ऑफ हेड। तो कूलिंग ज़्यादा नीचे हो जाती है और बीपी सडनली ड्रॉप हो जाती है। और जैसे उनको हम सर नीचे करके पैर ऊपर करते हैं तो एक्स्ट्रा जो ब्लड रहता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, हाथ पैरों की तरफ रहता है, वो नीचे पेट की तरफ आता है, फिर पेट से फिर दिमाग में उसका फ्लो चालू हो जाता है। तो 20-30 सेकंड में, आधे 1 मिनट में उनको होश हो जाता है थोड़ी देर में। और फिर उनको बस यही है कि उनका हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए सबसे पहले 1 गिलास पानी पिला दीजिए, फिर नींबू पानी या चाय कॉफ़ी जो भी पसंद करते हैं वो उनको हम दे सकते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर साहब के साथ विजिट कर सकते हैं कि भाई इनको ऐसा एक बेहोशी का एपिसोड हो गया। सो दिस कैन बी ड्यूरिंग वेरियस एपिसोड्स, अराउंड पीरियड्स भी हो सकता है, और किसी को पास्ट हिस्ट्री में एनीमिया है, एनीमिया की वजह से भी हो सकते हैं, और कभी कभी किसी को लो शुगर्स की वजह से भी हो जाता है। ये और भी बहुत सारे एपिसोड हैं। हाँ जी। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक लड़की बार बार बेहोश हो रही थी, रो रो के, तो उसने से दांत को ऐसे कुछ तो किया था, ऐसे दबाया था, तो वो फिर उठ गई थी। वैसे उठ नहीं पा रही थी तो उसने दांत को कुछ तो ऐसे दबाया था बस, अच्छा, ऐसे करके, तो फिर वो उठ गई। उसके मतलब जॉ स्टिफ थे, हाँ हाँ स्टिफ था, हाँ, और उसके बॉडी में जर्क्स वगैरह थे जर्क्स स्टिफ। नहीं थे पर वो उठ नहीं, मतलब वो बेहोश हो गई थी, वो उठ नहीं पा रही थी। अच्छा, और ऐसे सिंकोप्स और भी होते हैं, हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी होती है तो एपिलेप्सी में भी बहुत टाइप के सीजर्स होते हैं, विद जर्क्स एंड विदाउट जर्क्स। जो विदाउट जर्क्स होते हैं वो एटोमिक सीजर्स कहते हैं। वो फिट्स होते हैं, वो स्पेशल टाइप के सीजर्स होते हैं। उसमें भी अगर बार बार किसी को होता रहता है तो दिस शुड बी एन एपिसोड ऑफ एपिलेप्सी। नहीं, बार बार तो नहीं होते, कोई हाँ। बहुत ऐसे रो रहा है तो उसको फिर। रो रहे हैं, हाँ रोके हाँ पहले रोते हैं और फिर हाँ बेहोश होके गिर जाते हाँ। हैं। अच्छा, यू तो नहीं होता, में भी कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं। होता है ऐसे भी, कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको, सीजर्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं। उसमें कुछ एक एबनॉर्मल बिहेवियर सा चीक सी आती है, और फिर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में उनको फिर जैसे नज़र किसी टेढ़ी तरफ चली गई, या कुछ फेशियल मिमिक्री हो जाती है, मिमिकिंग फेशियल मसल्स अजीब सा हो जाता है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ अजीब से होके फिर वो बेहोश होकर गिर जाता है, या हाफ काइंड ऑफ जाग भी रहे हैं लेकिन होश भी है, मतलब ये होश है और डिसओरिएंटेड है। ऐसे सीजर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। ऐसे एपिसोड्स भी पॉसिबल है, लेकिन दैट केस हैज टू बी, ऐसे जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो एपिसोड्स होते हैं फ्रीक्वेंटली और हो रहे हैं ऐसे, तो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है।
पहले जनरल फिजिशियन को दिखा दीजिए, फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या है, कैसा है, किस टाइप का ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लग रहा है। सो इसके काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, कार्डियक कॉजेज़ होते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के, ब्रेन की तरफ से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कॉजेज़ होते हैं, और किसी को कुछ नेक इश्यूज़ रहते हैं तो उस वजह से भी हो जाते हैं, और किसी को अगर पेरिफेरल इश्यूज़ रहते हैं जैसे खून की कमी हो गई या पीरियड्स किसी के बहुत हैवी जाते हैं, फ्लो होते हैं, तो उस समय भी हो जाता है। और कुछ यूट्रस की पोजीशंस भी एबनॉर्मल होती है, तो ड्यूरिंग पीरियड्स ऑन एंड ऑफ किसी को मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स, भरपूर वैरायटी मिल जाती है इसमें। So individually needs to be assessed by a doctor, and a higher referral is given for evaluation to find the cause of the loss of consciousness episode. ठीक है जी। और एक है इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद वी शिफ्ट टू हार्ट अटैक्स। अभी का ये काफ़ी कॉमन है, हर किसी को मतलब थोड़ा सा कहीं चेस्ट में पेन हो गया तो लोग आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि और ईसीजी कराना है, ये कराना करके इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते हैं। सो अगर किसी को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन कैन बी सेंट्रली चेस्ट पेन या लेफ्ट साइड चेस्ट पेन या होल ऑफ चेस्ट इज पेनिंग, ये टिपिकल सिम्टम आएगा हार्ट अटैक में। और इसके साथ ही फिर घबराहट सी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, और लेफ्ट साइड में हाथ में दर्द जाना चालू हो जाता है, लेफ्ट हैंड, एंड दे कैन बी टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन, सूनापन लगेगा हाथ में, झुंझुनाहट सी लगेगी हाथ में, गर्दन में, और चेहरे की तरफ थोड़ा सा पीछे आगे पीछे जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को हो रहे हैं कि पेट में जलन सी हो रही है, जैसे हम हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न कहते हैं, एसिडिटी टाइप के सिम्टम्स होते हैं, और पेट दर्द भी हो सकता है हार्ट अटैक के साथ। तो उसमें क्या कि अगर किसी को सिर्फ पेट में दर्द है और हल्की सी जलन सी हो रही है तो मोस्ट लाइकली कुछ नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूस बार बार हो रहा है और देख रहे हैं कि एक के पीछे एक सिम्टम बढ़ रहा है, तो फिर हम उसको सीरियसली लेंगे, और एंटासिड पे ऊपर ही मतलब नहीं हमने एसिडिटी ले ली, मैंने इनो ले लिया, कुछ ऐसी दवाई ले ली, नहीं उससे वो काम नहीं चलेगा। हमें आगे डॉक्टर को बताना है कि भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो ज़्यादा सीरियस मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कभी कभी ये सारी चीज़ें एकदम सडनली भी हो सकती है। ओके, सो इमीडिएटली वी हैव टू जस्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, तो जस्ट टू रिकैप, चेस्ट पेन हो सकता है, और ब्रेथलेसनेस, पाल्पिटेशंस, कोल्ड फीलिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ दर्द जाता है, कमर की तरफ दर्द जा सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पीठ की तरफ और गर्दन की तरफ, और अपने जॉज की तरफ दर्द जा सकता है। तो ये टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं। ऐसा अगर हो रहा है, चल रहा है, तो वी हैव टू डू एन ईसीजी एंड मीट द नियरेस्ट डॉक्टर हुएवर इज अवेलेबल। और इसके अलावा और दूसरी इमरजेंसीज आती हैं, पैरालिसिस। पैरालिसिस का हाँ दिखाइए, इसमें ये जो पेन वगैरह हो रहा है इसके बाद कितने ड्यूरेशन के बाद मतलब इट कैन बी सीरियस हार्ट अटैक, इट कैन बी ऐसे नहीं इंस्टेंटली ईसीजी करना होता है। हाँ, इंस्टेंटली ईसीजी किया, ईसीजी के साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर तो सारी फैसिलिटी होती है। जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, अब हर एक के अपने स्पेशलिटी के हिसाब से अपना अपना काम करते हैं, तो वहाँ पे ईसीजी कर लेंगे, लेकिन ईसीजी में हमेशा पकड़ा नहीं जाता। ओके, तो जैसे ही दर्द चालू हुआ आप ईसीजी कराओ, जितना जल्दी कराओ उतना अच्छा है। और ये जो पेन हो रहा है उसके बाद पेशेंट के पास कितना टाइम रहता है कि उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ सकता है? वो तो डिपेंड करता है इन्वॉल्वमेंट। जहाँ पे भी ब्लॉकेज है, अगर हल्का सा छोटा सा ब्लॉकेज है या अगर माइल्ड जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो तो इतने सिम्टम्स नहीं देते। जब वो ऑनसेट हो गया कि हार्ट बीट कर रहा है और ब्लड सप्लाई कम है एंड हार्ट मसल इज सफरिंग, घुटन सी हो रही है, जैसे हमें होता है ना कि हमें जितनी हवा चाहिए सांस लेने के लिए मिल नहीं रही है, हमें तकलीफ होती है ना कि मुझे ज़्यादा हवा चाहिए। ओके, ऐसे ही हार्ट मसल को जब ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाती है, तब वो हार्ट मसल सफ़र करना चालू कर देते, तब वो पेन चालू होता है। जैसे पेन चालू हो गया, आप हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में अगर ईसीजी पे अगर वो नज़र आ जाती है और ब्लड टेस्ट में भी नज़र आ जाता है कि कार्डियक मार्कर्स पॉजिटिव है फॉर हार्ट अटैक एंड ईसीजी इज शोइंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक, देन इमीडिएटली ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड, द पेन सेंटर। अच्छा, ये जब हार्ट अटैक आता है मुझे लोगों को लगता है कि एसिडिटी की वजह से एंटासिड खा लेते हैं, तो वो क्या साइड इफेक्ट करता है या उसको और बढ़ाता है? नहीं, एंटासिड जैसे आपने स्टैंडर्ड एंटासिड लेते हैं, उससे साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर किसी ने पहले लिया। तो साइड इफेक्ट किसी दवा से होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो पता रहता है कि मुझे इस दवा से एलर्जी। नहीं, मैंने भी किसी को हार्ट अटैक आया बट बंदे को लगा कि उसे एसिडिटी की वजह से वो हो रहा है, पेन वगैरह स्टार्ट हुआ है, उसने एंटासिड खा लिया, तो उससे क्या वो फ्रीक्वेंसी उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी हार्ट अटैक की? नहीं, तो वो तो बढ़ना ही है, जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू नहीं और होगा कोई वो तो ऐसी बढ़ेगा, medicine वो है दवाई कि- से नहीं बढ़ेगा, एंटासिड से नहीं बढ़ेगा, normal वो अंदर ही अपने अंदर ही base से वो प्रोग्रेस हो रही है, वो बीमारी अंदर ही प्रोग्रेस हो रही है। और कोई ऐसी मेडिसिन है कि हाँ। जैसे ऑफिस में है तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा सकते, क्या हमें ही नहीं पता कि वो हो सकता है, अच्छा अच्छा, तो कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो खा के हाँ, वो थोड़ी देर के लिए टल जाए? यस यस यस, इसके लिए हम इमीडिएटली देते हैं सॉर्बिट्रेट की गोली आती है। यूजुअली जहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटी रहती है ऑफिस में,
वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल किट रहेगा, जैसे अभी यॉन में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वहाँ पे ऑफिस में उनके डॉक्टर्स होने चाहिए। मैं जेंसर टेक्नोलॉजीज का डॉक्टर हूँ और काफ़ी साल 8-9 साल से, तो मेरे पास ऑपरेटेड टैबलेट है, एस्पिरिन है और क्लोपिडोग्रिल है और स्टैटिन्स करके आते हैं। जब किसी को ऐसा चालू हो जाए तो इमरजेंसी किट में से सॉर्बिट्रेट करके गोली आती है, वो हर एक कार्डियक पेशेंट अपने पास रखते हैं। जब भी छाती का दर्द वापस चालू हो जाता है कार्डियक पेशेंट को, तो अपनी ज़बान के नीचे एक गोली डालते हैं, ठीक है जी। उससे इमीडिएटली वो एब्जॉर्ब हो जाती है और वो हार्ट की तरफ वो दवाई चली जाती मेडिसिन है। का कोई साइड इफेक्ट है क्या? चेस्ट पेन में देना ही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन छोटा मोटा साइड इफेक्ट। अगर वो चेस्ट पेन एसिडिटी की वजह से है, बट उससे उसे लग उसका रहा है कुछ कि नहीं है, हार्ट कुछ अटैक नहीं की है। वजह से। आपने जनरली किसी ने हम में से किसी ने खा ली है गोली, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हल्की सी बीपी लो हो सकती है, डिजीनेस लग सकता है, बस बाकी कुछ नहीं। तो उसका कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपने ली गोली और लेट जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। चक्कर भी आए तो 5 मिनट के लिए आप बैठे हैं, आधे घंटे के लिए आप बैठे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज जस्ट टू गिव विद इन अ मिनट, यू नो, बीपी लो हो जाती है और कार्डियक हार्ट मसल को ब्लड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाट वी वांट। तो बाकी के छोटे मोटे कुछ साइड इफेक्ट दैट डजंट मैटर, दैट विल जस्ट गो ऑफ। सो नॉट टू वरी। काउंटर एस्पिरिन भी लेके रखते हैं। हाँ हाँ, यस यस, एस्पिरिन लिख के। अगर किसी को पहले ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो थोड़ा सा ध्यान से कि आई हैव सम ब्लीडिंग टेंडेंसीज इन द पास्ट, फिर उनको एस्पिरिन का थोड़ा सा डॉक्टर से विचार करके देना होता है। अदरवाइज इन जनरल किसी को हो गया तो एस्पिरिन देनी होती है और साथ में सॉर्बिट्रेट, ये इमीडिएटली ये दो तो होनी चाहिए हर जगह, हर मेडिकल मतलब ऑफिस में, कहीं ना कहीं बड़े बड़े सेटअप्स में ये इमरजेंसी किट में ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है जी। ओके, सो इसके साथ ही अभी और दूसरी टॉपिक है स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स के भी कारण ऐसे ही होता है कि जैसे भी कार्डियक मसल है हार्ट में अगर हार्ट की जो ब्लड वेसल है, ओके, तो उसमें अगर कहीं ब्लॉक आ गया, क्लॉट फॉर्मेशन आ गया, क्लॉट बन गया, तो ब्लड सप्लाई हार्ट में रुक जाती है और फिर वो मसल मर जाती है, फिर हार्ट वीक हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रेन में भी होता है कि ब्रेन में दो टाइप के होते हैं। तो ब्रेन में तो ब्लीड हो सकते हैं कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई अंदर ब्रेन के अंदर और उस वजह से पैरालिसिस हो गया। और दूसरा है क्लॉट, मोर फ्रिक्वेंटली क्लॉट्स बनते हैं, क्लॉट्स की वजह से स्ट्रोक आता है और पैरालिसिस हो जाता है। तो इसके भी कारण होते हैं कि किसी की अगर अनकंट्रोल्ड बीपी है, अनकंट्रोल मतलब बीपी कंट्रोल में नहीं आई, सो बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और आप समय समय पर अपनी बीपी चेक कराते रहिए। जो 40+ है उनको तो ज़रूरी है अपनी शुगर, बीपी और थायराइड, ये 3 चीज़ें एटलीस्ट चेक करानी चाहिए। और थायराइड के साथ कोलेस्ट्रॉल भी चेक करना होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीपी एंड शुगर, ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। अगर बीपी हाई है तो किसी को भी किसी भी समय हार्ट अटैक हो सकता है या स्ट्रोक वगैरह आ सकता है। तो स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स होता है कि सीवियर हेडेक होना चालू हो जाता है, हेडेक, डिजीनेस, गिडीनेस, और फिर या हाथ या पैर में नमनेस, वीकनेस, ये चालू हो जाती है कि मेरा हाथ वीक हो गया, मैं ऊपर उठा रहा हूँ ऐसे लेकिन उठ नहीं रहा, ऐसे वीक, ये फिर गिर जाता है हाथ, जैसे ऐसे हाथ उठाए तो गिर जाता है। अभी चलने की कोशिश कर रहा है कोई, लेकिन पैर ऐसे मतलब पूरा चल नहीं रहा है, ऐसे यूँ वीक हो जाता है कि मैं ताकत लगा रहा हूँ लेकिन मेरे पैर मतलब मेरी इच्छा अनुसार नहीं उठ रहे, चल रहे हैं। तो दीज आर द फर्स्ट साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ पैरालिटिक अटैक। तो इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल रश करना होता है, ये नहीं कि चलो मैं 1-2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटा में वेट कर लूँ, या मैं रात को भी ऐसे हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली ऐसे हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग आते हैं, इन द मिडल ऑफ द नाइट, अर्ली मॉर्निंग, या फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास ऐसे चांसेस हाई रहते हैं। कोई नींद में है नहीं, जब सब उठेंगे तब मैं कहूँगा ये मैं करूँगी नहीं, आपको इमीडिएटली उसको चेक करना है। कोई भी सीनियर सिटीजन है घर पे, उनको चेक करके नहीं ऐसा ऐसा हो गया तो नहीं, तुरंत हॉस्पिटल चलो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कि कंटिन्यूसली हाथ या पैर में या चेहरे पर भी अगर आप किसी को देखेंगे कि वो उनका फेशियल एसिमेट्री हो गया, कि थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो गया, दिस इज वन टिपिकल साइन। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से पार्ट में स्ट्रोक चालू हो रहा है। इट कैन बी फ्रंटल पार्ट, मिडिल पार्ट, बैक पार्ट, कहीं पे भी। तो उसके हिसाब से फिर बॉडी के पार्ट्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो देयर आर पर्टिकुलर सेंटर्स इन द ब्रेन, वहीं पे इन्वॉल्व हुआ तो फिर वो पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट्स में वीकनेस चालू होती है। और फर्स्ट ओके, मैं थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। तो फर्स्ट साइन इज हेडेक, डिजीनेस, गिडीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, और बोली में फर्क आता है कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे उच्चारण में फर्क आ रहा है, ओके। और जैसे ये स्लरिंग ऑफ स्पीच कहते हैं उसको, जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीच चालू होता है तो हमें पता चले कि ये दिस कुड बी इन अ सीनियर सिटीजन, इट कुड बी 40+, जो बेसिकली 50-60 के ऊपर आता है, लेकिन कभी कभी यंगस्टर्स को भी आ जाता है, पता नहीं चलता। सो टंग पे भी नमनेस होती है, हाथों में, पैरों में नमनेस होती है, फेस पे नमनेस होती है। दीज आर द साइंस ऑफ पैरालिटिक अटैक, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालिटिक अटैक, एंड पेशेंट हैज टू बी टेकन टू इमरजेंसी इमीडिएटली। सीटी स्कैन करना होता है, एमआरआई स्कैन करना होता है, उसमें फिर देखते हैं कि ये ब्लीड है कि ये क्लॉट। तो ये स्कैनिंग जरूरी होगी। अगर ब्रेन में है तो ब्लीड और क्लॉट को डिफरेंशिएट करते हैं, बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, एंड देन कंट्रोल द बीपी ऑल्सो। तो हाई बीपी की वजह से
स्ट्रोक्स हो सकते हैं, हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। और दूसरे हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, जैसे मैंने कहा पैरालिटिक नहीं है, एपिलेप्टिक अटैक। एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन है, मतलब इतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन बट स्टिल इट्स क्वाइट प्रेवलेंट मोर और लेस। इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एपिलेप्सी के। माइनर एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे अंगूठे में, हाथ में, पैर में अपने आप कुछ मसल्स हिल रही है, कि मेरा अंगूठे की मसल्स हिल रही है, इज अ वेरी माइनर वन, उसको हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं, कि कोई शरीर का एक भाग है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हिलता है, झुंझुनाहट सी आती है, फिर चली जाती है, ऑन एंड ऑफ आती है। वो फेस भी हो सकता है, अंगूठे पे, हाथ पे, उंगलियों पे, कहीं भी एक लोकलाइज पार्ट पे होता है, क्योंकि ब्रेन का कोई ना कोई छोटा पार्ट है जहाँ पे हल्का सा एक्स्ट्रा फायरिंग या शॉर्ट सर्क्यूट होता है न्यूरॉन्स में, उसकी वजह से फिर उस पार्ट में जहाँ पे जैसे रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, जैसे हमारे पास ब्रेन के अंदर सेंटर्स है, कहीं ब्रेन के एक पार्ट में अगर हो गया तो फिर वो उस पार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा बॉडी के किसी पार्ट में, बिकॉज एवरीथिंग इज सेंट्रली कंट्रोल्ड ओवर हियर। तो कहीं ना कहीं वो एक शरीर के एक भाग पे नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन या मूवमेंट, एब्नॉर्मल मूवमेंट। और जब सीवियर एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं तो पेशेंट सडनली फॉल्स डाउन विद लॉस ऑफ कॉन्शियस, थक करके आवाज़ आती है, फिर वो जर्क्स आने लगते हैं, और 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए भी जर्क्स आते हैं, फिर धीरे धीरे वो जर्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे कोई पेशेंट कभी कहीं, जहाँ कहीं भी हम ऑफिस में है, बाहर भी है, कहीं पे ऐसा हो गया, तो उसको हमें पहले साइड में लेटाना है, क्योंकि इस समय अगर उसने जस्ट थोड़ी देर पहले ही खाना खाया तो वो उल्टी करके वो चोकअप हो सकता है। जैसे ऐसे लेटा, उल्टी करी, उल्टी फिर वो एयरवेज में जाके चोक हो जाती है। तो ऐसे अगर किसी को कहीं देखते हैं कि कोई पेशेंट कोई गिर गया ऐसे, तो उनको साइड में रखो और उल्टी होने तो बाहर गिर, एंड इमीडिएटली जस्ट टेक हिम और टू द एम्बुलेंस। सो ये 3 चीज़ें बेसिक है इमरजेंसीज। और दूसरी, और हमने खाने की बात करी, तो खाना खाते खाते हम बात करते हैं, कभी कभी निकलते समय हम इधर उधर देख रहे हैं, तो फिर वो खाने का निवाला जो है हवा की नली में चला जाता है, तो उसको चोकिंग कहते हैं, हम चोकअप हो जाते हैं। हम देख रहे थपथपा रहे, कोई खाना खाते खाते काफ़ी चोकिंग मतलब हो रही है, नहीं हो रहा है कि उसका जा नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर पीछे से जैसे पकड़ के, बच्चा है, बड़ा भी है ना, तो पीछे से ऐसे पकड़ के, जैसे आगे वाला मेरी तरह ही खड़ा आ गया, तो उसके मतलब पेट की तरफ ऐसे हाथ डाल के उसको है ना एबनॉर्मल थ्रस्ट, जैसे जर्क्स दीजिए, ताकि वो बाहर आ जाए, और पीछे से झुका के उसको थपथपाइए। ऐसे भी नहीं हो रहा, अगर 1-2 मिनट में अगर वो बाहर भी निकला, कुछ बड़ा कहीं ब्लॉक आ गया कि खाने का निवाला अंदर चला गया हवा की नली में, तो हमें उसको लेटाना है, फिर देखना कि मुंह से उंगली डाल के, हाथ डाल के, उसके बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, खाना का टुकड़ा अगर बाहर नजर आए तो उसको निकाल दो। लेकिन ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली इमरजेंसी लेके जाना होता है। और सीपीआर होती है कि ऐसा कोई अगर कोई बेहोश हो गया तो इमीडिएटली फिर हमें उसको सीपीआर तो आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे या फिर काफ़ी अपने ऑफिस की ट्रेनिंग वगैरह में होता ही है कि कोई बेहोश हो गया, मैंने कहा कि पल्स देखनी चाहिए, किसी की पल्स नहीं है, धड़कन नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, तब हम उसको सीपीआर देना। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेटा देते हैं और उसकी गर्दन है थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं और कपड़े थोड़े ढीले कर देते हैं। फिर ये जो बीच की जो छाती है यहाँ पे दोनों हाथ ऐसे रख के 15 कंप्रेशंस, फिर एक ब्रेथ देनी है, सांस देनी है। हम मास्क भी लगा सकते हैं, रुमाल भी लगा सकते हैं चेहरे पे, ताकि बाई चांस किसी को इन्फेक्शन हो तो हमें ना हो। ये कहीं ऐसा प्रचार नहीं हुआ, लेकिन कोविड के समय हमें सब कुछ लगे कि उसको अगर कोई इन्फेक्शन तो हमें भी हो सकते हैं। हमारे जो जान पहचान में घर पे तो हम फ्रीली कर सकते हैं, तो जब बाहर के कोई है जो हमें पता नहीं, तो वी कैन शुड कीप अ मास्क एटलीस्ट एंड देन गिव और ब्रेथ इनटू देयर माउथ एंड सी दैट वी होल्ड द नॉस्ट्रिल, क्योंकि एक तरफ से अगर हम सांस दे रहे हैं तो नाक से, उसके नाक से बाहर आ जाएगी, तो उसके नाक बंद करके उसके मुंह पे कपड़ा रख के हम अपनी सांस उनके मुंह में डालेंगे ताकि उनकी चेस्ट में हवा जाए। और तब तक कोई दूसरा आदमी रहता है तो वो एम्बुलेंस को बुला देंगे। वन इज गिविंग 1 or 2 people are there to give support to the patient, and a few others are there, they'll call the ambulance, and we have to continue this till we get the ambulance. ऐसा ठीक है जी। तो ये रही कुछ मेडिकल इमरजेंसीज। इसके अलावा डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन काइंड ऑफ थिंग इन आवर इंडियन सोसाइटी। भी डायबिटीज़ ऐसा है कि एटलीस्ट एक डायबिटीज़ कुछ प्रकार टाइप्स की होती है। एक तो टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। तो टाइप 1, टाइप 2 और एक टाइप 3 है। टाइप 3 तो नहीं कहूँगा, एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती है, और कुछ डायबिटीज़ होती है कुछ और कारणों से। तो 4 प्रकार की कुछ डायबिटीज़ होती है, तो इसके बारे में रफली मैं बता देता हूँ कि डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो यूजुअली बच्चों में भी हो जाती है और यंग एडल्ट्स में हो जाती है, टीनेजर्स में, एडोलेसेंट में हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो हमारी बॉडी में बनता है पैनक्रियास में, पैनक्रियास करके ऑर्गन रहता है हमारे अंदर, वहाँ पे इंसुलिन बनता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो शुगर्स बढ़ जाती है शरीर के अंदर, और उस शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन आता है पैनक्रियास में से, वो शुगर को कम कर देता है ब्लड में, और सारा जो शुगर है वो हमारे बॉडी के सेल्स में फैल जाता है। सो इट्स समथिंग लाइक इंसुलिन इज लाइक ओपन आता है और वो गेट्स ओपन करता है सेल्स में, और फिर शुगर्स जो है सारी सेल्स में चली जाती हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है कि आपके पैनक्रियास बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना रहे। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत लीन होते हैं वो,
और उनके या इंसुलिन 100% उनके बॉडी में नहीं रहता है, तो उनको 100% इंसुलिन इंजेक्शन पर ही रहना पड़ता है। वो फिर डॉक्टर्स क्लियरली उनको फैमिली के साथ सबको पेशेंट को समझा देते हैं कि इस बच्चे को या इस जो यंग एडल्ट है उसको कैसे टेक करना है, कि सुबह दोपहर शाम को सारे डोजेज बता देते हैं, समझा देते हैं, एंड दैट गाइडेंस इज कम्प्लीटली गिवन। और टाइप 2 है विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। टाइप 1 इतना कॉमन नहीं है, टाइप 2 काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन है, टाइप 1 में इंसुलिन नहीं है, टाइप 2 में इंसुलिन है, लेकिन हमारा इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। फिर उसका एक्शन जहाँ पे टारगेट सेल पे होना चाहिए वो एक्शन मिल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, या फिर इंसुलिन की कमी हो जाती है, या फिर इंसुलिन की जो क्वालिटी बन रही है वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं जितनी पहले थी। एज वी एज आवर सेल्स गेट यूज्ड एंड ओवर यूज्ड। और हम क्या कर रहे हैं अभी, ये कॉमन इसलिए हो रहा है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में कि फर्स्ट थिंग इज नाउ वी आर मोर सेडेंटरी, वी आर टेकिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा कोई ना कोई काम पूरा आउटसोर्स हो रहा है, वो हमने कोविड में देख लिया। तो जो कोविड में ऐसा है कि मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट कम हो गया और खाना तो वही रहा और एनर्जी इंटेक ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सारा जो भार जो हमारी जो मसल्स करती है काम, डायबिटीज़ में ग्रॉसली क्या है कि हम अभी कम से कम मसल्स यूज़ करते हैं। तो इस वजह से सारा जो मसल्स जो ग्लूकोज को सक करती है, यूज़ करती है, अब वो सारा काम हमने पैनक्रियाज को दे रखा है। हम नहीं चलेंगे, पैनक्रियाज तुम चलोगे, हमारा काम तुम करोगे। पैनक्रियाज 5 साल 10 साल 15 साल तक बैठे बैठे आपने काम कर रहे हैं जो भी है। मुझे पढ़ाई करनी थी तो मैं बैठे बैठे पढ़ाई कर रही थी, और फिर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं बैठे बैठे जॉब कर रही हूँ, और फिर जो भी है वो जॉब में चलता रहता है। सो फॉर द लास्ट सिंस योर अर्ली चाइल्डहुड और यू नो द स्कूल later school years you've been sitting and preparing for all these competition exams, then you get into a job, then do so many things and you keep you know, और उसमें खाना भी फिर वो प्रोसेस फूड तो आएगा ही। आज तो फैक्ट्री फूड कॉमन हो गया, आप ऑर्डर करो, आपके पास समय नहीं है, फैक्ट्री फूड आया। So these are the few reasons why we are getting more and more diabetes earlier in society, because one thing is we are moving less and less, we are concentrating on our studies। our child नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 10 घंटे 12 घंटा 15 घंटा बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, बस वही कंटिन्यूटी चल रही है। सो वो डायबिटीज का कैंडिडेट हो जाता है आगे पीछे जाके, कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल के बाद। सो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एज यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, एक दिन भी हम नहीं कर सकते ना, आज मैंने ब्रश नहीं किया तो आपको लगेगा यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज ऑल्सो एवरी डे। इसका हमें इमीडिएटली पता नहीं चलता, बट आवर सेल्स आर सफरिंग इनसाइड आवर बॉडी, दे आर बीइंग ओवरलोडेड विद शुगर्स। जैसे हम अपने रूम में बैठे हैं तो अपने रूम में, ऑफिस में, स्पेस में हम देखते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर सही है, इल्यूमिनेशन सही है, ठीक है जी, एसी चालू किया नहीं किया, एडजस्ट किया, तो ये सारे पैरामीटर्स है वेयर वी फील कॉन्फिडेंट दैट नाउ वी आर एट कंफर्ट जोन। बट आवर सेल्स इनसाइड इफ दे आर ओवरलोडेड विद शुगर्स then they are also having a glucotoxicity, so then the cells start suffering। so हमें क्या करना है कि एटलीस्ट 1 घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मसल्स को यूज़ करते रहें और कम से कम प्रोसेस फूड्स खाएं। आप देख लीजिए अभी नेट पे सारी चीज़ें मिल जाती है। लो कार्ब डाइट में क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो सीरियल्स ग्रेन्स हम यूज़ करते हैं उसमें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो होते हैं कि भाई इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, वो वाले डाइट आप लीजिए। और इन डायबिटीज पोर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। समबडी इज प्री डायबिटिक ऑल्सो, और नॉर्मली ऑल्सो पोर्शन आप ओवर मत कीजिए, ओवरलोड मत कीजिए। आपने ओवरलोड किया, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, एक नॉर्मल पर्सन है तो उसकी शुगर्स ऐसे स्पाइक होगी और धीरे धीरे फिर वो नीचे आ जाएगी शुगर्स, क्योंकि उसके इंसुलिन काम कर रहा है, इफेक्टिवली काम कर रहा है। यंगस्टर और जो प्री डायबिटिक है, 40s 50s और डायबिटिक पेशेंट है, उसने खाना वही मील खाई तो उसका वो शुगर लेवल इतना ऊपर जाएगा और उसको नीचे लाने में नीचे टाइम लगेगा, उसका शुगर ओवरशूट कर जाएगा क्योंकि उनसे उसका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। अगर वही जो डायबिटिक पेशेंट है वो कम मात्रा में खाना खाएगा तो उसके पास इंसुलिन थोड़ा सा ही है, तो आप कम खाना खाइए ताकि आपकी शुगर ज़्यादा स्पाइक नहीं होगी। बस ऐसे ही आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आपकी शुगर यूँ स्पाइक होगी और 2-3 घंटे के बाद फिर वो नीचे आएगी। तो ये जो स्पाइक्स हैं, शुगर स्पाइक्स जो होती है बार बार, ये हमारे ब्रेन को, हमारे किडनी को, हमारे नर्व्स को मतलब ये क्या कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट देती है और फिर ये बीमारियां चालू हो जाती हैं। मैंने देखा है कुछ लोग को ओवर ईटिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है, तो उनको अगर हम बोले कि आप कम खाओ तो वो कम करके भी उनको ऐसा लगता है कि पेट तो भरा नहीं, अब क्या करें। बट उनको ये सब सिम्टम्स अगर है, जैसे प्री डायबिटिक ये सब भी है, लेकिन अगर वो कम खा रहे हैं तो फिर उन्हें लग रहा है भूख नहीं मिट रही, तो अब भी क्या करें। समझ गए। ऐसे जो होते हैं जो ऑलरेडी जिनकी डाइट अच्छी खासी है और ओवर ईटिंग करते हैं, तो उनके क्या पेट की थैली जो होती है ग्रॉसली गुब्बारे की तरह, हमारी बॉडी में बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर वो ओवरली 4 रोटी की जगह वो 6 रोटी खा रहा है और फिर दाल चावल भी खा रहा है,
तो वो उसकी पेट की थैली धीरे धीरे वो एक्सपैंड होती है, तो उनको लगेगा कि पेट खाली है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 वीक्स धीरे धीरे उनको लगेगा मेरे लिए 4 रोटी भी काफ़ी है। 15 दिन 20 दिन उनको लगेगा मैंने कम खाया। आप उठ जाओ खाली, 1 गिलास पानी ज़्यादा पी लो, आपको पेट एक बार वो भरा हुआ लगेगा। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लिया, फिर खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया, वो जब तक थाली पे बैठे हैं ना, अब लगेगा कि नहीं मैंने कम खाया। आप उठ के अपने काम पे इधर उधर दौड़ गए, वो 15 दिन के लिए कीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी कैपेसिटी वहीं पे आ गई, आपके लिए 4 रोटी भी काफ़ी है। जो 4 से 2 रोटी भी आ जाता है, 2 रोटी और चावल खाए, तो उसके लिए भी फिर धीरे धीरे सही है। ये ट्रांजिशन पीरियड में प्रॉब्लम होती है। बट मैंने ऐसा भी सुना है एनर्जी तो पहले से ही होगी ना, वो लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम कम खा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं है। वो थोड़ी बैलेंस डाइट लेनी होती है कि आपकी जो पोर्शंस है ना, डाइट के पोर्शंस, वो अगर एक थाली को हमने 4 में डिवाइड कर लें, तो एक में आपके कार्ब्स आ गए, जो सीरियल्स जो भी हम खाते हैं, अनाज वगैरह खाते हैं, उसमें आ गए। दूसरे है फाइबर वाली डाइट, दूसरे फिर है फ्रूट, और फिर छोटा सा एक डेयरी प्रोडक्ट। ऐसे बैलेंस कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कमजोरी नहीं आई। अगर किसी को कमजोरी है तो ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे। कमजोरी का और भी कारण होंगे, विटामिन B12 D3 डेफिशिएंसी और भी कुछ कमी है, तो फिर वहाँ पे हम उनको गाइड कर लेंगे। एंड ही और शी अगर कमजोरी आ रही है तो आप फ्रीक्वेंटली ले लीजिए, 3-4 घंटे में और एक मील ले लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए, बट ओवरलोड मत कीजिए किसी एक मील के साथ, तो शुगर स्पाइक करेंगी। आप अपने पैनक्रियास को खाना बर्डन में डाल दें। अगर वही खाना मैं पोर्शन में खा लूँ तो मेरे पैनक्रियास पे बर्डन नहीं आएगा। जैसे मुझे बाल्टी उठानी, मुझे 100 किलो की बोरी उठानी, मैं नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन 4-5 बार उसको कर लो धीरे धीरे तो मेरा काम हो गया, मेरे शरीर पे बर्डन नहीं आएगा। आई वोंट हैव जॉइंट पेन, यानी फिर ये हो गया मेरे को, वो हो गया पेन। जैसे अपने को फिजिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं हैवी वेट लिफ्ट करने के बाद, तो ऐसे ही हैवी वर्क, सो वी आर मेकिंग नाउअडेज आवर पैनक्रियास टू ओवरवर्क। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इनटू ऑल द टाइम कि हम ओवर से ओवर काम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ 3-4 घंटे में हमेशा खाते रहते हैं, तो आपके शरीर में इंसुलिन स्पाइक हो गया, वो इंसुलिन हमेशा घूम ही रहा है, तो ये ब्लड इज नॉट एट ऑल फ्री फ्रॉम इंसुलिन। इसीलिए फिर वो जो इंसुलिन 24 घंटे घूम रहा है आपके शरीर के अंदर, तो फिर आपको रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर आपकी बॉडी अफेक्ट ही नहीं करती उसको, मतलब सुनते ही नहीं उसकी बातें, उसका एक्शन सेल्स पे होगा ही नहीं। सो देयर शुड बी पीरियड्स इन द डे व्हेन वी आर सीइंग दैट देयर इज नो इंसुलिन स्पाइक इन माय बॉडी ब्लड। तो मतलब आप मील्स में बड़े गैप्स रखते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह करते हैं नॉर्मल पीपल, तो उनके बीच में बस इंसुलिन आया चला गया, फिर वो 8 आवर्स 9 आवर्स जब हम सो रहे होते हैं तो इंसुलिन हमारा लो ही रहता है। अगर आप ज़्यादा खाना खा के सो गए तो अब रात को इंसुलिन भी आपका चल रहा है, दिन में भी चलता है इंसुलिन, रात को भी चलता है, तो इसीलिए खाना आप जल्दी खा लीजिए, 7 बजे 8 बजे खाना खा लिया और फिर आप 11-12 बजे सो जाते हैं। एटलीस्ट दैट पीरियड व्हेन यू आर स्लीपिंग इज देयर इज नो इंसुलिन इन योर ब्लड। अगर सोते हुए इंसुलिन है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ जी, अगर सोते हुए जैसे आपने बोला कि इंसुलिन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फिर आपका जो बॉडी, वही मैं कह रहा हूँ, तो इंसुलिन घूमेगा शरीर के अंदर ना, तो सेंसिटिविटी फिर कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस जल्दी पैदा हो जाएगा। और फिर जब आप खाना खा के सो रहे हैं तो सारी शुगर्स एक्यूमुलेट हो जाती है, दैट शुगर इज नॉट यूटिलाइज्ड बिकॉज यू आर लाइंग डाउन। इफ यू आर इन द डे टाइम गोइंग अराउंड, यू आर बर्निंग योर शुगर बिकॉज यू आर वॉकिंग अराउंड, आप चल रहे हैं, आपकी शुगर बर्न कर रहे हैं, और उसमें आपकी शुगर सारी लिवर में डिपॉजिट हो जाती है, फैट बिल्डअप हो जाएगा, और फिर आपका शरीर आराम कर रहा है लेकिन आपकी आंतें काम कर रही हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस इज गोइंग ऑन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन नहीं होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस चालू होता है, तो वो प्रोसेस भी पूरी तरह से नहीं हो जाएगी। वेयर एंड टेयर जो बॉडी में होती है, वो हीलिंग प्रोसेस रात को चालू होता है, तो इसीलिए हमें भूखे पेट सोना चाहिए या कम खाना खा के सोना चाहिए, ताकि हमारा हीलिंग और रीजनरेशन है ना, नहीं तो फिर बॉडी मल्टीटास्किंग कर रही है, इसीलिए फिर बीमारियां जल्दी आती है, क्योंकि आपने बॉडी को हीलिंग टाइम नहीं दिया। और इसके साथ ही हैं आज के यंगस्टर्स और जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हैं कि लोग कम सोते हैं। नींद आप लेंगे 7-8 घंटे की, तो दैट इज द टाइम यू गिव योर बॉडी टू हील, ठीक है, तो वो हीलिंग इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं होगा, बीमारियां सब आगे पीछे जल्दी आएगी। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वी सी विदाउट मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज, फिर उसके बाद मेडिसिन ऐड करते हैं और उसे कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर हमने उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर दिया तो वी प्रिवेंट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सारे जल्दी आ जाते हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि इसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक बीमारी जैसे डायबिटीज है अपने शरीर में आ गई, देन दैट गिव्स ओपन इन्विटेशन टू ऑल द अदर बीमारियां। उसमें क्या होता है, कार्डियक डिजीज, ओके, हार्ट की बीमारी, और उसके साथ में बीपी की बीमारी, फिर स्ट्रोक्स और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसे ब्लॉकेजेस अपने लेग्स में है ना, ब्लड वेसल्स जो है उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और फिर आप चलते हैं तो फिर पैरों में दर्द चालू हो जाता है, मांसपेशी में दर्द चालू हो जाता है। दीज आर लेटर फेजेस ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो मतलब पेरिफेरीज में जितने भी हैं दूर दूर के अपने ब्लड वेसल्स से सारी क्लॉग हो जाती है धीरे धीरे।
So it's very important to prevent all these complications and take adequate steps and measures to prevent diabetes. फिर ट्रीटमेंट फिर इंसुलिन पे आना पड़ता है, इट ट्रिक्स देन अप एंड डाउन शुगर्स वगैरह. और एक लास्टली आई वुड जस्ट फाइंड आउट विद दिस दैट दोज पीपल हु आर ऑन डायबिटिक मेडिकेशन, इफ दे आर फास्टिंग देन दे शुड स्किप द मेडिसिन. कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरी शुगर तो हाई रहती है. ओके, अगर सुबह नाश्ता नहीं किया आपने तो गोली भी मत लीजिए. नाश्ता आधा किया तो गोली भी आधी. बस ये एक प्रिंसिपल है. इफ यू मिस योर मील्स डोंट टेक मेडिसिन, नहीं तो फिर वो चक्कर आगे गिर जाएंगे. ठीक है जी, ओके, थैंक यू.